नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और इतिहास में हमने जो राजस्थान की सभ्यता जो है हमने शुरू की थी। पिछले वाली क्लास में हमने आहड़ सभ्यता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतरीन ढंग से पढ़ा था और ट्रिक के माध्यम से हमने उसको याद भी किया था। क्लास में ही हमने उसको याद कर लिया था और उस क्लास में ही जो उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की एक और सभ्यता और वह सभ्यता है हमारी बैराट की सभ्यता। कहाँ स्थित है बैराट की सभ्यता, क्या इसके और पुरातात्विक स्थल खोजकर्ता कौन है, उत्खनन करता कौन है, कौन कौन से यहाँ से प्रमाण मिले हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके साथ साथ सबसे पहले हम ये देखेंगे उनकी प्राचीन थोड़ा इतिहास देखेंगे बैराट सभ्यता के बारे में। और इस प्रकार जो है इस सभ्यता को आज पूरा कंप्लीट करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखो थोड़ा मैं बैराट सभ्यता के बारे में बता देता हूँ। बैराट सभ्यता जो अभी वर्तमान जयपुर में स्थित है, प्राचीन जो है इसका नाम विराटनगर हुआ करता था। और विराटनगर के समय हमें युग चलता था, जनपद युग। और जनपद में भी अगर आपको पूछे तो मत्स्य जनपद चलता था। और मत्स्य जनपद की राजधानी का कौन हुआ करती थी? विराटनगर हुआ करती थी। विराटनगर जो था वही बाद में क्या कहलाने लगा? बैराट कहलाने लगा। और बैराट का उल्लेख आपको जैसे पता ही है कि महाभारत में बैराट का उल्लेख है। कैसे है? क्योंकि वहाँ बैराट के राजा विराट जो थे, वहाँ पर पांडवों ने क्या किया था? 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। तो महाभारत में जो है बैराट का उल्लेख भी हमें मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैराट सभ्यता है कहाँ पर। देखो ये है हमारा राजस्थान और राजस्थान में हमारी राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर से जब 85 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर दूर जाओगे, डिस्टेंस पे जाओगे, तब यहाँ पर आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ दिखेगी। पहाड़ियाँ जैसे बीजक की पहाड़ी हो गई, भोमले की पहाड़ी हो गई, भीम की पहाड़ी हो गई, महादेव पहाड़ी हो गई, गणेश पहाड़ी हो गई, जिसको मोती डूंगरी बोलते हैं। इन सब पहाड़ियों के तलहटी में एक नगर बसा हुआ है और उस नगर को हम क्या बोलते हैं? विराटनगर बोलते हैं। देखो ये है हमारा जयपुर। जयपुर से 85 किलोमीटर दूर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? एक है हमारी बीजक की पहाड़ी, एक है हमारी भोमले की पहाड़ी, एक है भीम की पहाड़ी, फिर है महादेव पहाड़ी, फिर है गणेश पहाड़ी। गणेश पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं? मोती डूंगरी भी बोलते हैं। ये कुछ पहाड़ियां हैं, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उनमें से कुछ नाम हैं। इन सब पहाड़ियों की तलहटी में एक नगर बसा हुआ है और उस नगर का नाम क्या है? विराटनगर। ये सारी जो है इनकी तलहटी में कौन सा नगर बसा हुआ है? इनकी तलहटी में बसा हुआ है, इनकी तलहटी में नगर बसा हुआ है विराटनगर। कौन सा नगर बसा हुआ है? विराटनगर बसा हुआ है। अगर विराटनगर के समय आपको युग पूछ ले तो बताना है जनपद युग, और जनपद में भी मत्स्य जनपद। ये जनपद जो वाला टॉपिक है हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें कि विराटनगर के समय युग पूछे तो युग कौन सा? जनपद युग। और अगर जनपद में भी पूछे तो कौन सा? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की उस समय राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? विराटनगर हो जाएगी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। यही विराटनगर बाद में जो है बैराट के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। और वो कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसी बैराट की जानकारी में महाभारत से मिलती है। ठीक है, तो अब देखो ये विराटनगर है। विराटनगर ही बाद में किस नाम से जाने लगा और ये हमारा वर्तमान में क्या कहलाता है? वर्तमान में क्या कहलाता है? बैराट। और बैराट की जानकारी कहाँ से मिलती है? बैराट की जानकारी मिलती है महाभारत से। बैराट की जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है। महाभारत में उसका उल्लेख क्यों हुआ? क्योंकि बैराट के राजा थे विराट, और राजा विराट के पास जो है पांडवों ने क्या किया था? 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। इसलिए महाभारत में जो है इस बैराट जो जगह है विराटनगर जो उसका उल्लेख किया गया। तो देखो बैराट के बारे में क्या है कि यहाँ बैराट के राजा
बेराट के राजा विराट के पास पांडवों ने क्या किया था, अज्ञातवास बिताया था। पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। एक वर्ष का क्या बिताया था, अज्ञातवास बिताया था। इतना अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जयपुर से 85 किलोमीटर दूर जाओगे तो बहुत सारी पहाड़ियां दिखेगी। पहाड़ियों में आप देखोगे बीजक की पहाड़ी हो गई, भीमली, भौम की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, गणेश पहाड़ी, इन सब के तलहटी में नगर बसा हुआ विराटनगर। विराटनगर के समय युग पूछे तो जनपद युग, जनपद में भी मत्स्य जनपद, और मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो बता देना विराटनगर। और विराटनगर बाद में वर्तमान में क्या कहलाने लगा, बैराट कहलाने लगा। और बैराट की जानकारी कहाँ से मिलती है, महाभारत से मिलती है। क्यों मिलती है भाई, क्योंकि इसी बैराट में के राजा थे विराट। विराट के पास पांडवों ने क्या किया था, एक वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। इतना आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में विराटनगर कहलाता है बैराट, और बैराट कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां थी, बीजक की पहाड़ी, बोमली की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और गणेश पहाड़ी। और इसी गणेश पहाड़ी को क्या बोलते हैं, मोती डूंगरी भी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो जयपुर के पास एक पहाड़ी और है, उस पहाड़ी के बारे में भी ध्यान रखना है। पहाड़ी का नाम है बैराट की पहाड़ी। देखो ये हमारा जयपुर राजधानी, और यहाँ पे पहाड़ी मान लो, कौन सी पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी। देखो ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन की जो माता थी कुंती, कौन थी भाई, अर्जुन की माता कुंती। कुंती को प्यास लगी तो कुंती दौड़ी दौड़ी अर्जुन के पास गई और बोली, बेटा अर्जुन प्यास लगी है। तब अर्जुन ने क्या किया, एक तीर चलाया, और उस तीर से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है, तीर कहाँ चलाया, बैराट की पहाड़ी पे चलाया। बैराट की पहाड़ी पर तीर चलाया, एक नदी निकलती है, और उस नदी को बोलते हैं अर्जुन की गंगा, बाण गंगा, तीर गंगा, ये इन नामों से इनको पुकारा जाता है। देखो अर्जुन की माँ कुंती ने बोला कि बेटा अर्जुन क्या लगी है, मेरे को प्यास लगी है। तब अर्जुन ने क्या किया, इस पहाड़ी पर क्या चलाया, तीर चलाया और उससे निकली नदी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, तीर गंगा, बाण गंगा या फिर अर्जुन की गंगा। तीर चलाने से क्या निकला, ये नदी निकली, और नदी का नाम क्या है, तीर गंगा, या फिर इसको बोल सकते हैं बाण गंगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अर्जुन की गंगा। ये तीन नाम तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि तीर किसने चलाया था, अर्जुन ने चलाया था। तो अर्जुन से अर्जुन की गंगा, तीर से तीर गंगा, तीर को क्या बोलते हैं, बाण, तो बाण गंगा, तीर गंगा और अर्जुन की गंगा। इसके अलावा इस नदी के दो और नाम याद रखने हैं आपको। नाम है ताला नदी, इसी को क्या बोलते हैं, ताला नदी भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, रुंडित नदी भी बोलते हैं। तो ये 4-5 नाम जो है आपको याद रखना है। बैराट की पहाड़ी से जो इसका उद्गम होता है, कौन सी नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा, तीर गंगा, बाण गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। अब आगे चलते हैं कि ये जो बैराट है उस पर सर्वप्रथम अधिकार किसने किया था। बैराट पर सर्वप्रथम अधिकार की बात करें तो सबसे पहले अधिकार किया था उत्तर भारत के एक शासक हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपने गुरु, और गुरु का नाम था चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, उनकी मदद से जो है क्या किया था, बैराट पर अधिकार किया था। और फिर उनके एक चंद्रगुप्त के पुत्र हुए, यानी पोते हुए अशोक महान, और अशोक महान के कलिंग का युद्ध लड़ा था उन्होंने। कहाँ पे, 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और उसके बाद जो इस युद्ध के बाद जो उन्होंने क्या किया था, खुद को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिया था, और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो वो हम समझते हैं। देखो ये हमारा बैराट पर सर्वप्रथम अधिकार पूछे तो बताना उत्तर भारत के शासक चंद्रगुप्त ने किया था। तो देखो उत्तर भारत के शासक
चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपने गुरु कौन, गुरु का नाम क्या था, अपने गुरु चाणक्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य, या फिर इनके बचपन का नाम बोले तो विष्णुगुप्त जो था इनके बचपन का नाम था, उस नाम से भी हम इनको पुकारते हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त जो था वो इनके बचपन का नाम था। देखो उन्होंने क्या किया था, चाणक्य की सहायता से क्या किया था, इस उत्तर भारत का महान शासक चंद्रगुप्त ने बैराट पर अधिकार कर लिया था। तो सर्वप्रथम अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की सहायता से बैराट पर अधिकार किया। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने बैराट पर अधिकार कर लिया। और चाणक्य कहाँ के रहने वाले थे ये आपको पता है, तक्षशिला जो भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में, वहाँ के रहने वाले थे। अब इन्हीं चंद्रगुप्त के पोते हुए या फिर पुत्र हुए, उनका नाम था अशोक महान। और अशोक महान जो थे उन्होंने 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और कलिंग के युद्ध में मतलब युद्ध इतना भयंकर था कि बहुत काफ़ी लाखों लोग मारे गए उसमें, कई परिवारजन जो बिछड़ गए। और इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने कहा कि युद्ध वगैरह सब छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा है, धर्म को अपनाओ। यानी कि रणभेरी की जगह उन्होंने दम घोष का नारा दिया। रणभेरी की जगह दम घोष का नारा दिया। इसका मतलब है कि युद्ध वगैरह त्यागो और किसकी तरफ चलो, धर्म की तरफ चलो। दम घोष, उसमें वर्ड दम जो होता है संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है धर्म। तो देखो ये यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया आपको। अब होता क्या है कि ये है हमारे चंद्रगुप्त, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं वापस लिखता हूँ। ये है हमारे भाई चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के पुत्र हुए या फिर पोते हुए, उनका क्या नाम था, अशोक महान। उनका क्या नाम था, अशोक महान। और अशोक महान ने 261 ईस्वी में क्या करा था, कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो अशोक महान ने युद्ध कब लड़ा था, 261 ईस्वी में क्या किया था, कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध हुआ था, 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और युद्ध के बाद जो है इनका मन ऐसा परिवर्तित हो गया कि उन्होंने जो है युद्ध वगैरह त्याग करके क्या कर दिया, धर्म की ओर चले गए और बौद्ध धर्म को अपने गुरु की मदद से, अपने धार्मिक गुरु की मदद से क्या किया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अब 261 ईस्वी में जब कलिंग का युद्ध हुआ, तो कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा रणभेरी की जगह धम्म घोष का नारा दिया। रणभेरी की जगह धम्म घोष का नारा मतलब युद्ध वगैरह त्यागो और धर्म को अपनाओ। तो नारा क्या दिया इन्होंने, रणघोष नहीं, रणभेरी की जगह किसका नारा दिया भाई, धम्म घोष का नारा दिया। धम्म घोष का नारा दिया। और धम्म का मतलब क्या होता है, अगर पूछ ले कहीं तो धम्म का मतलब होता है धर्म। और ये कौन सा भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, कौन सा, धम्म। तो इन्होंने कहा कि युद्ध वगैरह में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई परिवारजन बिछड़ जाते हैं, और जितने भी दयावान व्यक्ति होते हैं उनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि रणभेरी की जगह क्या बोला, धम्म घोष का उदाहरण का नारा दिया। और अपने एक धार्मिक गुरु हुए थे उपगुप्त, उनका नाम क्या था, धार्मिक गुरु का नाम था अशोक के, उपगुप्त। और उनकी सहायता से उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना दिया, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। यहाँ से हम एक चीज और लिख सकते हैं, धम्म घोष का नारा दिया और फिर क्या किया इन्होंने, अपने धार्मिक गुरु का नाम क्या था, उपगुप्त। धार्मिक गुरु उपगुप्त
की सहायता से, धार्मिक गुरु उपगुप्त की सहायता से क्या किया इन्होंने, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, सहायता से बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्म के क्या बन गए, अनुयायी बने। बात किसकी चल रही है भाई, बात हमारी चल रही है अशोक महान की हम बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि उत्तर भारत के शासक जो थे चंद्रगुप्त, उन्होंने क्या किया था, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से बैराट पर अधिकार कर लिया। फिर चंद्रगुप्त के पोते हुए अशोक महान, जिन्होंने 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा, और युद्ध इतना भयंकर था कि उन्होंने क्या किया, रणभेरी की जगह धम्मघोष का नारा दिया, और धम्मघोष का नारा दिया उसके साथ साथ ही उन्होंने बोला कि धर्म को अपनाओ, युद्ध में कुछ नहीं रखा है, और अपने गुरु उपगुप्त की सहायता से क्या कर दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब इन्हीं अशोक की बात करते हैं, अशोक महान की बात करते हुए चलते हैं आगे कि अशोक महान जो थे, इन्होंने भारत में सबसे सर्वप्रथम अगर शिलालेख लगाए हैं किसी ने भारत में, तो उनका नाम क्या था, अशोक महान। क्या नाम था उनका, अशोक महान। और अशोक के जो है बहुत सारे शिलालेख भी जब उत्खनन किया था तो बहुत सारे शिलालेख मिले थे, एक बीजक की पहाड़ी और एक भीम की पहाड़ी, 2 पहाड़ियाँ थी, वहाँ से अशोक के शिलालेख मिले, जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे, शिलालेख से क्या क्या हमें प्राप्त हुए हैं। अभी ये समझो कि अशोक महान जो थे, अशोक महान भारत में अगर सबसे पहले किसी ने शिलालेख लगवाए हैं तो वो व्यक्ति कौन हुआ था, अशोक महान। तो ये भी आप लिख लो, सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लगवाए, भारत में सर्वप्रथम क्या लगवाए, शिलालेख लगवाए। सर्वप्रथम क्या लगवाए भाई, शिलालेख लगवाए। अब जो 2 पहाड़ियां हैं, एक है बीजक की पहाड़ी और एक है भीम की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी से खोजा गया अशोक का भाब्रू शिलालेख, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतिहास में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। दूसरा तो भीम की पहाड़ी से एक अभिलेख खोजा गया था, वो खंडित एक शिलालेख खोजा गया था, जो खंडित शिलालेख था, वशांक लिपि में था। और अशोक के कुछ अन्य शिलालेख थे, सहसराम और रूपनाथ और सहसराम नाम के 2 शिलालेख थे, उनकी जो है प्रतिलिपि थी। भीम की पहाड़ी से जो खोजे गए थे वो जो है रूपनाथ और सहसराम 2 अभिलेख थे, उनकी क्या थी, प्रतिलिपि थी। देखो यहाँ हम 2 पहाड़ी मान लेते हैं, कहाँ पे भाई, जयपुर में। ये 2 पहाड़ियाँ हैं, एक है हमारी कौन सी पहाड़ी, एक है हमारी बीजक की पहाड़ी, एक है हमारी भीम पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी से जो अशोक का शिलालेख मिला था वो मिला था अशोक का भाब्रू शिलालेख, और भीम की पहाड़ी से अशोक का एक खंडित शिलालेख मिला था, जो अशोक का रूपनाथ और सहसराम जो शिलालेख थे उनकी क्या थी, प्रतिलिपि थी। तो अब देखो सबसे पहले बीजक की पहाड़ी की बात कर लेते हैं। तो बीजक की पहाड़ी से हमें क्या मिला, अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला, भाब्रू शिलालेख मिला। अब थोड़ी चर्चा इस भाब्रू शिलालेख पे कर लेते हैं। 1837 की बात है, कैप्टन बर्ट हुआ करते थे। कैप्टन बर्ट ने जो है इस बीजक की पहाड़ी से या बीजक की डूंगरी से एक शिलालेख खोजा, अशोक का भाब्रू शिलालेख, जिसकी भाषा प्राकृत बताई जाती है और लिपि जो है ब्राह्मणी लिपि बताई जाती है। और इसमें माना जाता है कि अशोक को मगध का राजा बताया गया था, और अशोक ने जो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाए थे वो भी, उसकी जानकारी भी किससे मिलती है, अशोक के भाब्रू शिलालेख से मिलती है। तो अशोक के भाब्रू शिलालेख की बात करते हैं, तो खोज की बात करें तो खोज की थी 1837 में, किसने की थी भाई, कैप्टन बर्ट ने की थी। चलो भीम की पहाड़ी को बाद में ले लेंगे, एक बार बीजक की पहाड़ी के बारे में अच्छे पढ़ लेते हैं। खोज होगी, किसने की थी 1837 में, कब की थी, 1837 में किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने की थी। अब देखो वर्तमान में ये कहाँ रखी हुई है, वर्तमान में ये रखी हुई है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता संग्रहालय में रखी हुई है,
सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कहाँ पे, कलकत्ता संग्रहालय में जो इसको रखा गया है, कलकत्ता संग्रहालय में इसको रखा गया है। देखो 1837 में इसको क्या हुई, खोजा गया था इसको शिलालेख को, और शिलालेख को कहाँ लेके चले गए थे, कलकत्ता संग्रहालय में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में लेके चले गए थे। तो ले जाने के लिए कोई एक फिक्स सन तो होगा ना, कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया शिलालेख को, तो कौन से सन में किया, तो वो याद रखना 1840। 1840 में जो है, 1840 में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद से अभी तक जो है वो कहाँ पे है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। कब से, 1840 के बाद से। अगर इसकी भाषा पूछ ले, भाषा है इसकी प्राकृत, इसकी लिपि पूछ ले, लिपि कौन सी होगी, ब्राह्मी लिपि। भाषा पूछ ले प्राकृत भाषा, लिपि पूछ ले ब्राह्मी लिपि। कहाँ से मिला अशोक का बाबरू शिलालेख, बिजक डूंगरी से, बिजक पहाड़ी से। 1837 में कैप्टन बाट ने खोजा, फिर 1840 के बाद से उसको कलकत्ता संग्रहालय में शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। उसकी भाषा प्राकृत और लिपि कौन सी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, लिपि कौन सी, ब्राह्मी लिपि। अब देखो इस जो बाबरू शिलालेख मिला था उससे कुछ बातें निकल के आती है अशोक के बारे में। तो इसमें अशोक स्वयं ऐसा लिखते हैं कि मैं बौद्ध धम्म और संघ में क्या करता हूँ, अटूट विश्वास रखता हूँ। यह अशोक ने स्वयं लिखा था इस शिलालेख में कि मैं बौद्ध धम्म यानी धर्म और संघ में क्या करता हूँ, अटूट विश्वास रखता हूँ। तो पहली बात देखो यहाँ से इसी बाबरू शिलालेख की बात आती है। अशोक लिखते हैं, अशोक ने लिखा कि मैं बौद्ध धम्म व संघ में क्या करता हूं, अटूट विश्वास, संघ में अटूट विश्वास रखता हूं। अशोक ने क्या लिखा था भाई, अशोक ने लिखा था कि मैं बौद्ध धर्म और संघ में अटूट विश्वास रखता हूँ। तीन बातें हैं, बौद्ध धर्म और संघ में क्या रखता हूँ, अटूट विश्वास रखता हूँ। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तब उन्होंने युद्ध को देखा था और उसके बाद वो स्वयं किधर चले गए थे, बौद्ध धर्म की तरफ चले गए थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। उसके बाद से जो है ऐसा लिखा गया कि मैं बौद्ध धर्म और संघ में क्या करता हूँ, अटूट विश्वास रखता हूँ। बात है धर्म की, तो मतलब मैंने आपको बता दिया संस्कृत भाषा के शब्द क्या होता है, धर्म होता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अशोक महान के त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो आप क्या जवाब देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीन रत्न इनको ही बोला जाता है, बौद्ध धर्म और संघ। अशोक के त्रिरत्न कौन कौन से हो गए, बौद्ध धर्म और संघ, मतलब इन्हीं को क्या बोला गया, अशोक के त्रिरत्न बोला गया। इसके बाद इसी बाबरू शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि अशोक को किसका राजा बताया गया है, मगध का राजा बताया गया। और एक और बात आती है कि अशोक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, उसकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, अशोक के बाबरू शिलालेख से ही मिलती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक बात यहाँ पे हो गई। दूसरी बात यहाँ हो गई, अशोक को क्या बताया था, मगध का राजा, अशोक को मगध का राजा बताया। फिर एक तीसरी बात और आती है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है। गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया था अशोक ने, उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, बाबरू शिलालेख से। गौ हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख कहाँ से मिलता है, अशोक के बाबरू शिलालेख से मिलता है। तो यह था अशोक का पूरा बाबरू शिलालेख। कहाँ से मिला, बिजक पहाड़ी से, खोजकर्ता 1837 कैप्टन बर्ट, वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में 1840 में स्थानांतरित किया गया। भाषा पूछे तो प्राकृत, लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि, और उसके बाद कुछ और कि अशोक ने इसमें क्या लिखा कि मैं बौद्ध धर्म और संघ में अटूट विश्वास रखता हूँ। यही बौद्ध के क्या थे, सॉरी अशोक के क्या थे, त्रिरत्न थे। उसके बाद भाई गौ हत्या में प्रतिबंध लगाया, ये भी अशोक के बाबरू शिलालेख से प्राप्त होता है। और उसके बाद एक चीज और कि अशोक को जो है मगध का राजा बताने वाला कौन सा शिलालेख, अशोक का बाबरू शिलालेख था। ये हो गया अशोक के बाबरू शिलालेख की बात। अब भीम की पहाड़ी जो थी वहां से भी एक शिलालेख प्राप्त हुआ था।
अशोक के 2 शिलालेख थे, रूपनाथ और सहस्राम। इन शिलालेख की प्रतिलिपि मात्र थी, वो शिलालेख जो मिला था वो खंडित था, शंख लिपि में लिखा हुआ था। यहाँ लिपि कौन सी? ब्राह्मी। वहां लिपि कौन सी? शंख लिपि। और किसने खोजा था? कार्लाइल ने खोजा था। तो वो भी हम देख लेते हैं। विजय की पहाड़ी से जो जो मिला वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं भीम की पहाड़ी पर। देखो, विजय की पहाड़ी हो गई और अब हम चलते हैं भीम की पहाड़ी। ये हमारी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी भाई? भीम की पहाड़ी, भीम पहाड़ी। भीम पहाड़ी से क्या खोजा गया? एक खंडित शिलालेख खोजा गया था। खंडित शिलालेख खोजा गया था। और वो खंडित शिलालेख क्या था? अशोक का रूपनाथ और सहस्राम, रूपनाथ व सहस्राम शिलालेख की क्या थी? प्रतिलिपि थी। शिलालेख की प्रतिलिपि, मतलब वहां से जो खंडित शिलालेख खोजा गया था वो कोई अलग शिलालेख नहीं था। रूपनाथ और सहस्राम जो शिलालेख थे उसकी क्या थी? प्रतिलिपि थी। और उसकी अगर लिपि पूछे तो लिपि हमारी ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी? शंख लिपि हो जाएगी। लिपि क्या हो जाएगी? शंख लिपि हो जाएगी। और खोजकर्ता अगर पूछ ले, खोजकर्ता का नाम है लॉर्ड कार्लाइल। क्या नाम है? लॉर्ड कार्लाइल। ये शिलालेख कब मिला? तो ये याद रखना 1871 और 72, मतलब 1871 और 1872 में जो ये शिलालेख मिला। रूपनाथ और सहस्राम जो शिलालेख थे उनकी प्रतिलिपि थी, शंख लिपि में था। और लॉर्ड कार्लाइल क्या थे? इनके खोजकर्ता थे। अब बात आती है कि जो बैराट सभ्यता है उसकी यात्रा किसने की थी? तो एक चीनी यात्री हुए थे, हैनसांग, जिसको युवांग चांग भी बोला जाता है। उन्होंने 634 ईस्वी में क्या की थी? बैराट की यात्रा की थी। बैराट की यात्रा की थी और उन्होंने जो है यहाँ पर बताया कि बैराट में जो है बौद्ध मठ जो है, वहां बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई थी? 8 बताई थी। कितने बताई थी भाई? 8 बौद्ध मठों की संख्या बताई थी। और वो हम देख लेते हैं कि बैराट की यात्रा किस किसने की थी, वो हम समझ लेते हैं। देखो, बैराट की यात्रा, बैराट की यात्रा सर्वप्रथम चीनी यात्री हैनसांग, जिसको युवांग चांग बोला जाता है, 634 ईस्वी में करते हैं। ये क्या करते हैं? बैराट की यात्रा करते हैं। और उनका ग्रंथ था CUC। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं। देखो, बैराट की यात्रा किसने की? चीनी यात्री हैनसांग, जिसको क्या बोला जाता है? युवांग चांग भी बोला जाता है, युवांग चांग भी बोला जाता है। चीनी यात्री हैनसांग और युवांग चांग ने 634 ईस्वी में क्या किया था भाई? बैराट की यात्रा की थी। बैराट की यात्रा की थी। हैनसांग, युवांग चांग बोलते हैं इनको, और नीतियों का पंडित, ऐसे अन्य कई नामों से जो है इनको जाना जाता है। और इन्होंने बैराट को नाम दिया था पारयात्रा। मतलब जब इन्होंने यहाँ पे यात्रा की थी तब बैराट को क्या नाम दिया था? पारयात्रा नाम दिया था। और इन्होंने बैराट को क्या नाम दिया था? बैराट को नाम दिया था पारयात्रा। और यहीं बैराट में जो है इन्होंने बौद्ध मठों की संख्या बताई थी। और बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई थी? 8 बौद्ध मठों की संख्या बताई थी। 8 बौद्ध मठों की संख्या बताई थी भाई। कितने बौद्ध मठों की संख्या बताई थी भाई? तो 8 बौद्ध मठों की संख्या बताई थी। मठ की संख्या कितनी थी? बौद्ध मठ थे, कितनी संख्या थी? 8 थी। और इसके बाद जो है इसी बैराट सभ्यता से हमें कुछ और प्रमाण मिलते हैं। प्रमाण ये है कि यहाँ से 36 मुद्राएं मिलती है।
36 मुद्रा में से 28 मुद्राएं तो इंडो ग्रीक शासक की होती है और 8 मुद्राएं जो चांदी की पंचमार्क सिक्के होते हैं। और उन्हीं 28 इंडो ग्रीक शासकों में 16 जो मुद्राएं थी वो एक ही शासक की थी और उस शासक का नाम था मिलेंडर। एक सूती वस्त्र कपड़े का एक पाउच था, मतलब कपड़े का बना हुआ जिसमें सिक्के बंधे हुए थे और वो हाथ से बना हुआ कपड़ा था। उसमें 16 इंडो ग्रीक शासक मिलेंडर की क्या मिली थी, मुद्राएं मिली थी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि यहां से और क्या क्या प्रमाण मिले हैं ना, प्रमाण की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से क्या मिले थे, टोटल 36 मुद्राएं मिली थी। टोटल मुद्राएं देखें तो कितनी, 36। इन 36 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 28 और 8। 28 तो मिले थे इंडो ग्रीक शासकों की, इंडो ग्रीक शासक, और 8 कौन सी थी, चांदी के पंचमार्क सिक्के, चांदी के पंचमार्ग सिक्के। अब ये 28 जो मुद्राएं मिली थी इनको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 16 और 8। ठीक है, कैसे डिवाइड किया 16 और 8? सबसे पहले देखा 36 मुद्राएं, 36 में 28 इंडो ग्रीक शासक, उसमें 8 चांदी के पंचमार्क सिक्के, और इन्हीं 28 में से 16 जो थे वो किसके थे, मिलेंडर के। मिलेंडर कौन था, मिलेंडर इंडो ग्रीक शासक ही था एक, उसके सिक्के मिले थे और उस सूती वस्त्र के कपड़े में क्या हुए थे, बंधे हुए मिले थे, और वो जो सूती वस्त्र का कपड़ा था वो हाथ से बुना हुआ था। मिलेंडर के सिक्के मिले थे, मिलेंडर के सिक्के, और ये सिक्के किसमें थे, सूती वस्त्र के कपड़े में, या ऐसा लिख सकते हो कि हाथ से बंधे सूती वस्त्र के कपड़े में बनते, हाथ से बंधे सूती वस्त्र के कपड़े में बंद। हाथ से बंधे नहीं, सॉरी यहां से लिखना हाथ से बने, है ना। सूती वस्त्र का कपड़ा कैसा बना हुआ था, हाथ से बना हुआ। तो क्वेश्चन अगर ये भी पूछ लिया कि आपको हाथ से बने हुए सूती के वस्त्र के प्रमाण कहाँ से मिले, कौन सी सभ्यता से मिले, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बैराट सभ्यता से हो जाएगा। और ये 8 सिक्के जो मिले थे ये कहाँ क्या मिले थे, अन्य शासक थे जो इंडो ग्रीक के, उनके मिले थे। पर ये ध्यान रखना कि 28 में से 16 जो है वो मिलेंडर के सिक्के मिले थे, और वो किसे थे, हाथ से बने हुए सूती वस्त्र के जो कपड़े थे उनमें बंधे हुए मिले थे। ये हो गई हमारी मुद्राएं की बात, 36 मुद्राएं मिली थी यहाँ से। उसके बाद हम कुछ अन्य प्रमाण की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप, गोल मंदिर, हनुमान जी की आदमकद मूर्ति, फिर उसके बाद बैराट को जो है आक्रमण किया था, मेहर कुल ने, तोरमान ने आक्रमण करके जो बैराट को समाप्त कर दिया था, वहाँ पे दरगाह बना दी थी, सिक्के डालने की टकसाल बना दी थी। ये सारी बातें जो हम अभी करने वाले हैं। यहाँ तक आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अन्य प्रमाण की तरफ। अन्य प्रमाण, प्रमाण में सबसे पहला प्रमाण हम लिख लेते हैं कि अशोक ने यहां पर क्या किया था, बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप बनवाए। अशोक ने यहाँ पे बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप बनवाए। और ये जो बौद्ध मठ और बौद्ध स्तूप थे ये कौन से संप्रदाय के थे, तो वो थे हीनयान संप्रदाय के। संप्रदाय पूछ ले तो आप बता देना, हीनयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय के थे। सेकंड हम चलते हैं कि अशोक महान, जिन्होंने 261 में जो है ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा था, उन्होंने यहाँ पे क्या एक गोल मंदिर की भी स्थापना करवाई थी, गोल मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो ये लिख लेते हैं, गोल मंदिर की स्थापना। गोल मंदिर की स्थापना। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पे बैराट को समाप्त किसने किया, तो मिहिर कुल और तोरमान नामक दो हुण आक्रमणकारी थे, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था, बैराट पर अधिकार कर लेते हैं वो। और हुण आपको पता है मुसलमान होते हैं, इसलिए मंदिर जितने भी थे वो तोड़ के क्या बना दी उन्होंने, दरगाह बना दी और वहां पे सिक्के डालने की टकसाल बना दी। देखो
हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल व तोरमान ने अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? बैराट पर। और क्या बना दी? यहाँ पे दरगाह बना दी और सिक्के डालने की टकसाल बना दी। सिक्के डालने की क्या बना दी? टकसाल बना दी। तो अगर आपको पूछ ले कि बैराट को समाप्त किसने किया? हूण आक्रमणकारियों ने। नाम पूछ ले तो मिहिर कुल और तोरमान नाम याद रख लेना। फिर यहाँ से जो है महात्मा बुद्ध के मंदिर भी मिलते हैं, मूर्ति भी मिलती है, प्रतिमाएं मिलती है महात्मा बुद्ध की। और उसके बाद जो है यहाँ से कुछ मृदबांड भी मिलते हैं जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है, तो वो भी हम लिख लेते हैं कि यहाँ महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। ठीक है, एक और लिख लेते हैं कि शंखलिपि के प्रमाण मिले थे। शंखलिपि वो वैसे बता ही दिया था मैंने कि वो शिलालेख मिला था, तो उससे आपको पता लगा लेना है कि शंखलिपि के प्रमाण थे। शंखलिपि के प्रमाण मिले थे। छठा एक और ध्यान रख लेना कि यहाँ से और क्या मिला है भाई, यहाँ से हनुमान जी की आदमकद मूर्ति भी मिली है और जो मृदबांड थे उन पर स्वास्तिक के चिन्ह मिले। ये इंपॉर्टेंट है, मृदबांडों पर स्वास्तिक के चिन्ह मिले। मृदबांडों पर क्या मिला? स्वास्तिक के चिन्ह मिले। और क्या मिला? दरगाह है, सिक्के डालने की टकसाल है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, शंखलिपि के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ से जो है एक चित्र शैली का निर्माण करवाया था। किन्होंने? मिहिर कुल और तोरमान ने चित्र शैली का निर्माण कराया, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि बैराट सभ्यता से चित्र शैली के प्रमाण मिलते हैं। और वो चित्र शैली जो थी वो किस शैली में थी? आकर कालमात्र शैली में जो है वो चित्र शैली का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आप ध्यान रख लेना कि राम सिंह सेकंड, यहाँ पे जयपुर का एक शासक हुए थे राम सिंह सेकंड। उनके समय उनका किलादार था कीताजी खंगारोत। किलेदार था कीताजी खंगारोत। तो उन्होंने जब यहाँ उत्खनन किया तो वहां से क्या मिली इनको? गौतम बुद्ध की क्या मिली? एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी। उससे क्या मिली थी? गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली थी। ये मैं मिटा देता हूँ। अब लास्ट इसके जो प्रमाण थे वहां तक हम पहुंच चुके हैं, और आखिरी प्रमाण जो है आपको ध्यान रखना है वो क्या है? राम सिंह सेकंड के समय इनका किलेदार कौन था? इनका किलेदार था कीताजी खंगारोत। और उन्होंने जब उत्खनन किया तो उत्खनन में क्या मिली थी? एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी। और जब स्वर्ण मंजूषा खोला गया तो उसमें देखा गया कि गौतम बुद्ध की क्या थी? अस्थियां थी। तो स्वर्ण मंजूषा में क्या था? गौतम बुद्ध की अस्थियां थी। गौतम बुद्ध की अस्थियां थी। तो ये थे सारे बैराट सभ्यता से संबंधित प्रमाण जो हमने पढ़े, लिखे और समझे। तो ये थी आपकी पूरी बैराट सभ्यता, जिसको हमने पुराने प्राचीन इतिहास से लेके प्रमाण तक जो है हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा और समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम और अगली सभ्यता के ऊपर चलेंगे। अभी आपने 2 सभ्यताएं पढ़ ली, आहट सभ्यता और बैराट सभ्यता। वीडियो को बार बार ध्यान से देखें और साथ साथ में रिवीजन करें और याद करने की कोशिश करें, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।